Okay, students, now we will discuss about the chapter number 1 of Goodbye Mr. Chips, and I will tell you about the important questions that are being asked time and again in your examination. Those most important questions regarding chapter number 1 of Mr. Chips we will discuss. I will give you a glimpse of the text as well, original text. Chapter number 1. When you are getting on in years, but not of course, you get very sleepy at times and the hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape. कि जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं तो वक्त आपके लिए बहुत ही सुस्ती से गुजरता है और उसके लिए उसने उसका एक आपको कंपैरिजन दिया है राइटर ने कि जिस तरह कोई कैटल होते हैं, जो मवेशी होते हैं, जब वो किसी सरसब्ज मैदान से गुज़र रहे होते हैं तो वहाँ पे जितनी आहिस्तगी से वो मूव करते हैं इसी तरीके से एक ओल्ड मैन के लिए टाइम जो है वो उसी तरीके से मूव करता है. सो इट वाज लाइक दैट फॉर चिप्स एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. चूँकि मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड में पढ़ा रहे हैं और ब्रुकफील्ड जो है वो एक बोर्डिंग स्कूल है. बोर्डिंग स्कूल मीन्स कि जहाँ पे अमूमन स्टूडेंट्स और टीचर्स वहीं पे रिहाइश रखे होते हैं, वहीं पे रहते होते हैं. तो मिस्टर चिप्स चूँकि अभी चैप्टर नंबर 1 में राइटर ने फ्लैशबैक जो टेक्निक है वो यूज़ किया है. फ्लैशबैक टेक्निक ये होती है कि अमूमन मूवीज़ में आपने देखा होगा कि मूवी जो है अमूमन जो उसका पहला सीन होता है वो असल में स्टोरी का एंड वाला हिस्सा होता है, लेकिन राइटर जो फिल्म मेकर है उसको वो सीन नंबर 1 के तौर पर दिखाता है. तो यहाँ पे भी जो चैप्टर नंबर 1 है असल में ये नावल के एंडिंग सीन्स में से है कि जहाँ पे मिस्टर चिप्स रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं. अपनी पूरी लाइफ जो है ब्रुकफील्ड में एज अ टीचर सर्व करने के बाद नाउ ही इज़ लिविंग रिटायर्ड लाइफ. और यहाँ पे वो स्कूल के बिल्कुल सामने एक लैंड लेडी हैं मिसेस विकेट, उनके घर रिहाइश अख्तियार किए हुए एज अ पेइंग गेस्ट. तो यहाँ पे मिस्टर चिप्स जो है उनकी रूटीन जो है आफ्टर रिटायरमेंट वो इस चैप्टर में डिस्कस की गई. और ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके हर क्वेश्चन को आपने ख़ास तौर पे प्रिपेयर करना है. तो मिस्टर चिप्स की जो रूटीन है कि ऑटम टर्म जो थी मिस्टर चिप्स के लिए वो प्रोग्रेस ऐसे ही कर रही थी जैसे लेज़ी कैटल जो है वो मूव करती हैं. For Chips, like some old sea captains, still measured time by the signals of the past, and well he might, for he lived at Mrs. Wickett's, just across the road from the school, as I told you. और मिस्टर चिप्स किसी पुराने शिप के कैप्टन की तरह अपना वक्त जो है वो ब्रुकफील्ड के मतलब ब्रुकफील्ड स्कूल जो है उसके टाइम टेबल के थ्रू जो है वो अपना टाइम मेजर किया करते थे. He had been there more than a decade. 10 साल से ज़्यादा उनको अरसा हो चुका था मिसेस विकेट के यहाँ रहते हुए. Ever since he finally gave up his mastership, कि जब से मिस्टर चिप्स ने बोर्डिंग स्कूल में अपनी रिहाइश वहाँ से ख़त्म की और मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकेट के यहाँ रहना शुरू कर दिया. And it was Brookfield far more than Greenwich time that both he and his landlady kept. Greenwich time जो है ना ये सोलर टाइम के हवाले से ये टर्मिनोलॉजी एक यूज़ की जाती है कि जैसे बूढ़े लोग जो हैं मतलब अभी भी गांव में जो नानियाँ दादियाँ होती हैं वो टाइम को मेजर करती हैं सूरज के या धूप के वो जो परछावें और वो कि अब इधर सूरज पहुंच गया, अब इधर धूप है इधर छाँव है. उस लिहाज से वो जो टाइम की मेजरमेंट होती है उसको ग्रीनविच टाइम कहा जाता है. और उस वक्त ये इंग्लैंड का एक मतलब एक स्टैंडर्ड वे था ऑफ टेलिंग द टाइम. तो मिस्टर चिप्स के लिए जो ग्रीनविच टाइम की बजाय उनका जो एक स्टैंडर्ड टाइम मेजर करने का एक
आप कह लें कि टाइम मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड था, वो ब्रुकफील्ड था। ब्रुकफील्ड की बेल्स थी कि अब पहली क्लास का टाइम हो गया, अब दूसरी क्लास का टाइम है, अब ब्रेक है, अब कॉल ओवर है। अब ये सारी चीज़ें उनके लिए वो एक ग्रीनविच टाइम थी। Mrs. Wicked Chips would sing out in that jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it. High-pitched voice कि तेज़ आवाज़ चुभने वाली। Though he was an old man, और उनकी आवाज़ में कपकपाहट थी, jerky, shaky voice थी। a good deal of sprightliness, कि अभी भी वो एक cheerful way में बात करते थे। You might bring me a cup of tea before prep, will you? कि preparatory class से पहले क्या आप मुझे एक चाय का कप ला के देंगी? When you are getting on in years, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bell sounding, dinner, call over, prep and lights out. कि स्कूल की बेल हुई है तो मिस्टर चिप्स ने डिनर के लिए उन्होंने वो बेल मखसूस की हुई है, कॉल ओवर की जो होगी, फिर उसके बाद प्रेपरेटरी क्लास की होगी, तो फिर उसके बाद लाइट्स आउट मीन कि अब बत्तियां बुझा दो और अब सोने का टाइम है। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर दी last bell, then he put the wire guard in front of the fire, turned out the gas and carried a detective novel to bed. अब ये मिस्टर चिप्स की रूटीन है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिस्टर चिप्स की आफ्टर रिटायरमेंट मिसेस विकेट के यहाँ रिहाइश रखते हुए उनकी रूटीन क्या थी बिफोर गोइंग टू बेड। तो ये उनकी रूटीन थी कि वो जो काम वो करते थे, वो पहला काम क्या था, ही ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक। वो जो क्लॉक पुराने ज़माने में, आजकल तो वो उसमें बैटरीज होती हैं ना, तो पहले ज़माने के जो क्लॉक्स थे उनमें वो चाबी उनको वाउंड अप किया जाता था, वाइंड किया जाता था, वो चाबी भरी जाती थी और तब वो सुबह की वो जो घंटी बजाता था और चलता था। तो वो देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ दी फायर। चूँकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उन्होंने अपने रूम्स के अंदर ही एक फायर प्लेस बनाई होती है जिसमें आग जलती है, और सोने से पहले मिस्टर चिप्स उस आग के गिर्द एक वायर गार्ड रखते थे ताकि सोने के दौरान कहीं आग की चिंगारियां जो हैं कमरे में ना आ जाएं। और टर्न आउट द गैस, कमरे की बत्ती बुझाते थे। इलेक्ट्रॉनिक लाइट नहीं थी, वो लैंप टाइप जो बत्तियाँ होती थी उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया हुआ है। और सोने से पहले मिस्टर चिप्स की आदत थी दैट ही कैरीड अ डिटेक्टिव नॉवल टू बेड, and as he was very much interested in detective novels, rarely did he read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully, more like a mystic intensifying of perception than any changeful entrance into another world। और मिस्टर चिप्स के लिए एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का एक ज़रिया साबित होता था, और वो दूसरी दुनिया क्या थी, ख्वाबों की दुनिया थी, नींद की दुनिया थी। and it was a mystifying intensifying partner for him, for his days and nights were equally full of dreaming। Mr. Chips दिन को भी ख्वाब देखते थे in the form of his recollections, memories of the past and all that, and during night time he would be sleeping about his whole career as a teacher and as a human being। He was getting on in years but not ill, of course। getting on mean बूढ़े होना, बुढ़ापे में लाइफ बढ़ते जाना, उम्र बढ़ती जाना। Indeed, as a Dr. Merivale said, there was really nothing the matter with him। डॉक्टर मेरीवेल उसका फैमिली डॉक्टर है और उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। My dear fellow, you are fitter than I am, Merivale would say, sipping a glass of sherry when he called every fortnight or so. You are past the age when people get these horrible diseases. You are one of the few lucky guys, of course, if you die at all। You are such a remarkable old boy that no one never knows। I mean, Merivale मिस्टर चिप्स से ज़रा खुश मिजाज अंदाज में he tries to make some joke about his healthy lifestyles and his good health, although he was an old man, but he was in a good physical state।
But when Chips had a cold or when east winds roared over the fenlands, Marivelle would sometimes take Mrs. Wickett aside in the lobby and whisper, "Look after him. You know, his chest. It puts a strain on his heart. Nothing really wrong with him. Only anonymity. Anonymity mean old age. बुढ़ापा. But that's the most fatal complaint of all in the end. कहा जाता है ना कि बुढ़ापा itself बीमारी होती है. So it was the basic problem of Mr. Chips. Otherwise, he had no physical problem at all. Enodomini by Jove, yes. Born in 1848 and taken to the Great Exhibition as a toddling child. इसको अपने याद रखना है. मिस्टर चिप्स की डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जाता है और ग्रेट एग्जीबिशन के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि ग्रेट एग्जीबिशन के टाइम पे मिस्टर चिप्स की क्या एज थी और उसके बारे में क्या उनको याद था. नॉट मेनी पीपल स्टिल अलाइव कुड बोस्ट अ थिंग लाइक दैट. बिसाइड्स चिप्स कुड नेवर रिमेंबर Brookfield in Weatherby's time. A phenomena that was Weatherby had been an old man in those days, 1870. Weatherby, he was the first principal when Mr. Chips joined Brookfield as a teacher. Brookfield, he remembered that day of his preliminary interview, वो जो इब्तदाई Mr. Chips का इंटरव्यू था Mr. Weatherby के साथ. It was a sunny June with the air full of flower scents and the plick-plock of cricket on the pitch. क्रिकेट की plick-plock की पिच थी, उस पर आवाज़ें थीं और मिस्टर चिप्स को सारा कुछ याद था. He remembered whatever was going on in the background. बैकग्राउंड में क्रिकेट का मैच हो रहा था. Students were playing. Brookfield was playing Barnhurst and one of the Barnhurst boys, a chubby little fellow, made a brilliant century. ठीक है. दूसरे स्कूल के बच्चे जो थे वो आए हुए थे और उनके एक लिटिल फेलो ने, ही वॉज अ चर्बी लिटिल फेलो, थोड़ा मोटा सा बच्चा था और उसने एक ब्रिलियंट सेंचुरी बनाई थी. क्वियर दैट अ थिंग, बड़ी अजीब बात थी. लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली. वेदरबाय हिमसेल्फ वर वेरी फादरली एंड कर्टियस. इसको अपने याद रखना है. मिस्टर वेदरबाय की पर्सनैलिटी के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में, किस किस्म के वो पर्सन थे, उसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं. तो वो ही वॉज अ फादरली पर्सन, फादरली टाइप एंड कर्टियस, बहुत ही शफकत मिजाज वाले. ही मस्ट हैव बीन इल दैन पुअर चैप, पुअर बॉय, पुअर लैड, फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन. कि उसी साल जब गर्मियों की छुट्टियाँ हुई, ही डाइड before Chips began his first term. But the two had seen and spoken to each other anyway. कि दोनों की आपस में बहरहाल मुलाकात हुई थी. Chips often thought as he sat by the fire at Mrs. Wickett's, I am probably the only man in the world who has a vivid recollection of old weather by recollection memory. Yes, it was a frequent picture in his mind that summer day with big hall full of lusty barbarians ready to pounce on him as their legitimate prey. कि स्टूडेंट्स के साथ जो पहली क्लास थी मिस्टर चिप्स की, और स्टूडेंट्स जो थे वो बड़े ही बदतमीज़ और शरारती किस्म के, बारबेरियंस वैशियों के लिए ये वर्ड बोला जाता है. लेजिटिमेट प्रे, कि उनके लिए वो एक उनका जायज़ शिकार था, कोई भी नया टीचर. और मिस्टर चिप्स जो थे, ही वॉज ब्रांड न्यू टीचर. और हिज यूथ, फ्रेश कम्प्लेक्शन, हाई कॉलर एंड साइड विस्कर्ड, ऑड फैशंस people followed those days, at the mercy of 500 unprincipled ruffians to whom the baiting of new masters was a fine art and an exciting sport and something of a tradition. कि उस ज़माने में स्टूडेंट्स के दरमियान ये एक फैशन था, ये एक ट्रेडिशन थी कि नए टीचर्स की फूलिंग करते थे, उनको तंग करते थे. और दे इंजॉयड. अनप्रिंसिपल्ड मीन कि वो किसी कानून को नहीं मानते थे, किसी असूल को नहीं मानते थे. रफियंस, बदमाश के लिए ये वर्ड बोला जाता है. पेटिंग, चारा डालना, कि नए टीचर्स को मुख्तलिफ शरारतों से तंग करना. इट वाज एन एक्साइटिंग स्पोर्ट फॉर देम. उनके लिए ये बहुत बड़ा खेल था. डिसेंट लिटिल बैगर्स इंडिविजुअली, कि जब वो बच्चों को आप फर्दन देखें, अलग अलग देखें, तो वो बड़े ही शरीफ और बड़े ही मासूम से, मस्कीन से नज़र आते थे. बट एज अ मॉब, लेकिन एक ग्रो की शक्ल में. मॉब हजूम को कहते हैं, क्राउड को कहते हैं. जस्ट पिटीलेस इन इम्प्लेसिबल, कि वो बिल्कुल ही
बहुत ही जालिम और कठोर किस्म के स्टूडेंट्स थे. द सडन हश एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डाइस, द स्काउल ही assumed to cover his inward nervousness. उसकी जो मिस्टर चिप्स की अंदरूनी nervousness थी, because it was his first class and he had issues with discipline. The tall clock ticking behind. बड़े से हॉल में मिस्टर चिप्स ने क्लास ली और उसमें जहाँ पे टीचर का डाइस होता था वहाँ पीछे एक बहुत बड़ा क्लॉक लगा हुआ था और उसकी टिक टॉक थी. एंड द स्मेल ऑफ द इंक एंड वार्निश, और क्लास में बच्चों के पास जो इंक होती है उसकी स्मेल आ रही थी, वार्निश जो डेस्क को लगी होती है. एंड द लास्ट ब्लड रेड रेस स्लैंटिंग इन द स्लैब्स थ्रू द स्टेन्ड ग्लास विंडोज़, की क्लास की जो खिड़कियाँ थी, क्लासरूम की जो खिड़कियाँ थी, वहाँ से वो डूबते हुए सूरज की जो किरणें थी वो आ रही थी. एंड इट वाज लाइक ब्लड रेड रेस, उनका कलर जो था वो इस तरह से, इमेजरी यहाँ पे राइटर ने यूज़ किया है, कलर इमेजरी. Someone dropped a desk lid quickly. He must take everyone by surprise. He must show that there was no nonsense about him. You there in the fifth row, you with the red hair, what's your name? वो बच्चा जो भी था, मिस्टर चिप्स ने फ़ौरन से उसको पॉइंट आउट किया. कॉली सर. वेरी वेल कॉली, यू हैव 100 लाइन्स, नो ट्रबल एट ऑल. आफ्टर दैट ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड. और मिस्टर चिप्स ने वहाँ पे अपना पहला जो उस क्लास में एक इम्प्रेशन था अबाउट डिसिप्लिन के हवाले से, ही वन द फर्स्ट बैटल. And years later, when Colley was an alderman of the city of London, alderman के बड़ा ही बासर किस्म की शख्सियत जब वो बन गया, बड़ा आदमी लंदन के सिटी का बासर शख्सियात में से, एंड अ बैरन एंड वेरियस अदर थिंग्स, एक नवाब, उसको एक लॉर्ड का मतलब टाइटल दिया गया. ही सेंट हिज सन ऑल्सो रेड हेयर टू ब्रुकफील्ड एंड चिप्स वुड से, Collie, your father was the first boy I have punished when I came here 25 years ago. He deserved it then and you deserve it now. कि कॉली, उसी कॉली का बेटा जो है वो काफ़ी सालों बाद एज ए स्टूडेंट जब आया तो मिस्टर चिप्स उसको कहा करते थे कि तुम्हारा बाप वो पहला लड़का था जिसको मैंने पनिशमेंट दी थी और उस वक्त वो इस सज़ा का हकदार था और तुम आज उसी सज़ा के हकदार हो, बिकॉज यू आर just as fool as your father was a fool. In fact, you are a bigger fool. How they all laughed, and so Sir Richard laughed when his son wrote home the story in next Sunday's letter. किस तरह से इस पे वो हंसे थे और about this joke when his son and again years after that, फिर मज़ीद कुछ साल गुजर गए, many years after that, और काफ़ी साल, there was an even better joke for another collie had just arrived, son of the collie who was the son of the first collie. तो पहले वाले को collie का पोता. And Chips would say, punctuating his remarks with a little oomph that had become a habit with him, Collie, you are a splendid example of inherited traditions. कि तुम एक शानदार मिसाल हो ख़ानदानी रवायात की. I remember your grandfather, he could never grasp the ablative absolute. ग्रामर में रूल्स होते हैं. A stupid fellow, your grandfather, तुम्हारा जो दादा था वो भी एक निकम्मा लड़का था, निकम्मा स्टूडेंट था. And your father, और तुम्हारा बाप भी. I remember him, he used to sit at that far desk by the wall. He wasn't much better either, वो भी कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था. But I do believe, my dear Collie, that you are the biggest fool of the lot. तुम उन दोनों से भी बड़े बेवकूफ़. रोड्स ऑफ लाफ्टर, और कहकों की एक गूंज होती थी इस जोक पे. अ ग्रेट जोक, दिस ग्रोइंग ओल्ड बट अ सैड जोक टू इन अ वे. सैड किस लिए था? क्योंकि मिस्टर चिप्स अब जो टाइम मतलब स्पेंड किए जा रहे थे अब वो उनके पास ख़त्म हो गया था. और ये वो सारे स्टूडेंट्स मिस्टर चिप्स के बाद पढ़ने के बाद वो अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते थे और मिस्टर चिप्स के पास उन स्टूडेंट्स की बस मेमोरीज होती थी. So that's why it was a sad joke. And as Chips sat by his fire with autumn gales rattling the windows, जो ख़ज़ां की हवाएं थीं, झक्कड़ जो चलते थे, तेज़ हवाएं, वो खिड़कियों को जब रैटलिंग होती है, खिड़कियों का वो जो आवाज़ होती है, शोर मचाती थी,
The waves of humor and sadness swept over him very often until tears fell. That when Mr. Wicket came in with his cup of tea, she did not know whether he had been laughing or crying. कि मिस्टर चिप्स का पता ही नहीं चलता था कि वो रो रहे थे या हंस रहे थे अपनी उन मेमोरीज़ को याद करके. एंड नीदर चिप्स डिड हिमसेल्फ, और ना ही चिप्स को कभी ये बातें इसका अंदाज़ा हुआ था. ओके गर्ल्स, अब लेसन के एंड पे मैं आपको मतलब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये वीडियो में अपलोड कर देती हूँ, उसको आपने देख लेना है. और यही इसके जो है मेन क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बीच में बताए हैं, वो आपने गौर से लेसन को सुनना है एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा. तो आपने इसको लाजमी सुनना है ताकि आपका चैप्टर नंबर 1 जो है क्लियर हो जाए. और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत ज़्यादा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, कोई क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में.